हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट से जस्ट पहले 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है उसको, सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो उसके चलते ही ये एक्ट लाई गई थी। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लग गई थी तब ये एक्ट को लाया गया था और इस एक्ट को कहा गया था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी कहा गया था और एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया ये भी कहा गया था इसको। ठीक है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया और जितनी भी पावर्स थी गवर्नमेंट की और टेरिटरीज थी, रेवेन्यूज थी, ये सारी चीज़ों को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो एक मेजर चेंज आया था, एक मेजर जो आपको एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जो स्लाइड ट्रांसफ़र ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगी वो इस एक्ट के थ्रू हुआ था। तो डिस्कस करते हैं इस एक्ट के बारे में। ऑल्सो दिस कोर्स इज़ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, प्री प्लस मेंस एंड प्री प्लस मेंस प्लस एसए। इन तीनों ही कोर्सेज का ये पार्ट है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के चलते ये सब हुआ था एंड एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कहा गया था। तो सारी पावर जो है वो किस तरीके से अब ट्रांसफ़र होती हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर ये होता है कि इंडिया जो है वो अब हर मैजेस्टी, मतलब कि जो ब्रिटिश क्राउन है उनके द्वारा रूल की जाएगी और उनके नाम पर ये रूल चलेगा अब। ठीक है, तो इसके फीचर्स कुछ ये थे कि सबसे पहले तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन चलता आ रहा था इसको बदल करके अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो एक रूलर बन गए थे, वो रूल करने लगे थे और उनके पास अथॉरिटी और पावर थी। तो वाइसरॉय कौन थे? बेसिकली ब्रिटिश क्राउन के जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आकर के रूल करेंगे वो वाइसरॉय थे। और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया था ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में वाइसरॉय के थ्रू। इसके थ्रू एक डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम चल रहा था, जो मैंने आपको जेठालाल और दयाबेन का बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये दोनों थे, तो इनको अबॉलिश करके ये सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया था। तो ख़त्म हो गया था इसके थ्रू ये सिस्टम। नेक्स्ट फीचर थे कि एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास काफ़ी पावर्स थी। ठीक है, तो ये नया ऑफिस इनका क्रिएट हुआ था जिसके थ्रू जितनी भी अथॉरिटी थी, तो कंप्लीट अथॉरिटी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास दे दिया गया था। साथ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कौन था? तो ब्रिटिश कैबिनेट का ही ये एक मेंबर था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का अभी पकड़ थी पूरी इंडिया के ऊपर। फिर अब अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फंक्शन करना है तो उनको किसी की असिस्टेंस तो लगेगी। ऐसा तो कर नहीं सकता ब्रिटिश पार्लियामेंट के खाली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अकेला भेज दिया इंडिया में कि जाओ रूल कर लो, ऐसा नहीं होता ना। तो पूरा इनके मेंबर्स थे। तो 15 मेंबर्स की ये काउंसिल थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इनको असिस्ट करेगी। तो 15 मेंबर की काउंसिल थी, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश की गई थी। ये काउंसिल खाली एडवाइजरी बॉडी थी, तो मेन कंट्रोल जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये लेते थे, बट ये काउंसिल जो थी वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। और इस काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? अगेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। साथ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक कॉरपोरेट बॉडी ये बनाई गई थी। ठीक है, तो एक कॉरपोरेट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और इसको कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ठीक है, अब इस बॉडी का क्या बात थी कि क्या एक फीचर था इस बॉडी का कि ये जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, वो स्यू भी हो सकते थे इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी स्यू हो सकते थे और ये लोग किसी और को भी स्यू कर सकते थे। ठीक है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। तो ये था, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए ही था कि वो इंडिया में और इंग्लैंड में स्यू हो भी सकते हैं और स्यू कर भी सकते हैं। स्यू होने का मतलब क्या होता है कि मतलब जिसके अगेंस्ट आप लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह ले सकते हो, कुछ लीगल एक्शंस वगैरह उसके किसी पर्सन के अगेंस्ट ले सकते हो। तो ब्रिटिशर्स आपस में भी दूसरे के अगेंस्ट ये सब कर सकते थे। अब
कुछ और फीचर्स थे, जैसे क्राउन जो है उनके पास अब काफ़ी पावर तो आ ही गई थी। तो क्राउन के पास ये पावर थी अब कि जितने भी गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाने थे और प्रेसिडेंसीज के जितने भी गवर्नर्स अपॉइंट करने थे, तो उन सब की पावर जो है वो क्राउन के पास आ गई थी। साथ में इंडियन सिविल सर्विस जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कंट्रोल में ही क्रिएट होगा। तो इंडियन सिविल सर्विस क्रिएट करने की हमने पहले बात की थी, पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब आ गए थे। तो अब जो इंडियन सिविल सर्विस क्रिएट होगी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर ही कंट्रोल की जाएगी। साथ में अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी प्रॉपर्टी थी, सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स जितने भी थे इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सारे के सारे क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे एक्ट ऑफ 1858 के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के कुछ मेन फीचर्स थे। तो ये एक्ट बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो कि इंडियन गवर्नमेंट में प्रेजेंट थी उसको और इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट लाई गई थी कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको बेटर सुपरविजन उसका किया जा सकता है, या बेटर जो है इंग्लैंड में रह के उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है उसके लिए एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के लिए ये एक्ट लाई गई थी। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।